अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, इस बात पर फोकस करते हैं कि इस बार टाइमलाइन थोड़ी सी शिफ्ट हुई है। सीरी अभी भी प्रेजेंट में है। गेरल्ट की टाइमलाइन उससे 20 साल पहले की है। वहीं येनिफर की टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज हुई है, यानी कि उसकी स्टोरी में 30 साल गुजर चुके हैं। अब वो उसी टाइमलाइन में मौजूद है जिसमें गेरल्ट है, यानी कि सीरी से 20 साल पहले। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट से, जिसे इंसानों के बीच फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इस जंगल में ड्रायड्स नाम के जीव रहते हैं। ये एनवायरनमेंट के नेचर के काफी करीब होते हैं। अपनी आर्चरी यानी तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। इनके पास भी मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लोगों का जख्म आसानी से भर सकते हैं और इन जीवों में सिर्फ फीमेल्स यानी औरतें होती हैं। ड्रायड्स के अस्तित्व में आने के पीछे दो वजह होती हैं। या तो ये दो अलग अलग रेसेस की मिक्स ब्रीड होते हैं, यानी ये एल्व्स और ह्यूमंस के करीब आने पर पैदा होते हैं, या फिर इस जंगल का पानी पीकर भी कोई ड्रायड बन सकता है। सीरी को ये नहीं पता कि वो इस जंगल में कैसे पहुंची। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था जैसे उसके ऊपर किसी तरह का जादू हो गया हो और वो इस जंगल की तरफ खिंची चली आई थी। यहाँ उसकी ड्रायड्स की क्वीन एथनी से मुलाकात होती है, जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहुंचते हैं गेरल्ट की टाइमलाइन में, जहां एक बार के अंदर एक शख्स मौजूद है और एक किस्सा सुना रहा है। वो बताता है कि किस तरह से सेल्कीमोर नाम के मॉन्स्टर ने गेरल्ट को खा लिया। वो गेरल्ट को व्हाइट वुल्फ कहकर बुलाता है। यहाँ पास में ही जैस्कियर भी बैठा हुआ है, मगर वो काफी रिलैक्स्ड लग रहा है। उसे पता है कि गेरल्ट को कुछ नहीं होगा। और थोड़ी ही देर में इस बार में एंटर करता है खुद गेरल्ट, जिसकी हालत काफी खराब लग रही है। उसने सेल्कीमोर नाम के मॉन्स्टर को मार डाला है। जैस्कियर, जो अभी तक मॉन्स्टर और गेरल्ट के बीच हुई लड़ाई का किस्सा नोट कर रहा था, अब उठकर खुद उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पॉपुलर किया, तुम्हें मेरी वजह से काफी काम मिल रहा है। हम जानते हैं कि जैस्कियर गेरल्ट के ऊपर गीत लिखता है जो पॉपुलर होते हैं। अलग अलग शहरों में ये गीत गाए जाते हैं और लोग गेरल्ट के बारे में ज्यादा जानने लगे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब गेरल्ट को पहले के मुकाबले ज्यादा काम मिलता है। उसकी कमाई भी पहले से ज्यादा होती है। जैस्कियर का कहना है, वैसे तो तुम्हारी जितनी भी कमाई होती है मुझे उसका 10% मिलना चाहिए बतौर कमीशन, मगर मुझे वो नहीं चाहिए। मैं बल्कि तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें इन दोनों को फिर से दिखाया जाता है। जैस्कियर गेरल्ट से गुजारिश कर रहा है कि वो उसके साथ एक पार्टी में चले। वो बताता है कि क्वीन कलांथी की बेटी पेवेटा का स्वयंवर है और वो इसमें जाना चाहता है, मगर वहां जैस्कियर की जान को खतरा हो सकता है। उसका कई सारी रॉयल लेडीज के साथ अफेयर चलता रहा है, जिस वजह से उनके हस्बैंड्स ने अगर उसे देख लिया तो उसे मार सकते हैं। वो चाहता है कि गेरल्ट इस पार्टी में उसके साथ बतौर बॉडीगार्ड जाए। गेरल्ट ऐसा करना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी जैस्कियर की बात मान जाता है। इसी बातचीत के दौरान जैस्कियर गेरल्ट से पूछता है कि जब कोई विचर बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है। गेरल्ट बताता है कि विचर्स किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर जाते हैं और वो खुद अपना अंत भी ऐसे ही चाहता है। फिर इन दोनों को काफी अच्छे कपड़ों में दिखाया जाता है और ये पार्टी में मौजूद हैं। जैस्कियर ने खास करके गेरल्ट के लिए कपड़े चूज किए हैं ताकि कोई उसे पहचाने ना। जैस्कियर को लगता है कि अगर लोग गेरल्ट को जान जाएंगे तो फिर गेरल्ट बिजी हो जाएगा और जैस्कियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। भले ही गेरल्ट ने कुछ शाही किस्म के कपड़े पहन रखे हैं, मगर उसे इस पार्टी में आसानी से पहचान लिया जाता है। माउसैक उसका नाम दूर से पुकारता है और सारे लोग गेरल्ट की तरफ देखने लगते हैं। अब क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी है तो हमें पता चलता है कि माउसैक फिलहाल सिंत्रा की रियासत को सर्व नहीं करता, बल्कि वो स्केलिंगटन रियासत के राजा को एडवाइस कर रहा है। गेरल्ट और माउसैक की बातचीत शुरू होती है। उसे बताया जाता है कि यह स्वयंवर सिर्फ दिखावे का है। क्वीन कलांथी पहले से ही तय कर चुकी हैं कि उनकी बेटी की शादी किससे होगी। हम यहाँ ईस्ट से भी मिलते हैं, जिन्हें पहले एपिसोड में दिखाया गया था। फिलहाल उनकी क्वीन कलांथी से शादी नहीं हुई है, बल्कि उनके भतीजे क्रैकन क्रेट का रिश्ता पेवेटा से तय होने वाला है। प्रिंसेस पेवेटा आगे चलकर सीरी को जन्म देंगी। थोड़ी देर में जैस्कियर को एक शख्स कन्फ्रंट करता है। उसको अंदाजा है कि जैस्कियर का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था। गेरल्ट बीच में आता है और जैस्कियर को बचाता है, मगर लड़ाई झगड़ा कर नहीं, बल्कि ये कहकर कि जैस्कियर एक यूनक है। जैस्कियर को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, मगर वो अपना मुंह बंद ही रखता है। गेरल्ट काफी अच्छे मूड में नजर आ रहा है। वो मुस्कुरा रहा है।
वो जेस्कर को कहता है कि अब यहाँ से अपना ध्यान खुद रखे क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीकर अब इस पार्टी को एंजॉय करने वाला है। वहीं हमें क्वीन केलांथी और पेवेटा की बातचीत भी दिखाई जाती है। प्रिंसेस पेवेटा उदास लग रही है, लगता है वो शादी नहीं करना चाहती, मगर क्वीन केलांथी उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता था मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे पिता से शादी की। क्वीन केलांथी की हालत देखकर लग रहा है कि जैसे वो किसी जंग के मैदान से आ रही हैं। हमें जल्द ही एहसास होगा कि क्वीन केलांथी को रानी बनकर आराम से बैठने की जगह जंग पसंद है। हम प्रिंसेस पेवेटा के चेहरे पर उदासी साफ देख सकते हैं, मगर उसे अपने इमोशंस कंट्रोल में करने के लिए कहा जाता है। वापस पहुंचते हैं सीरी के पास। वो नोटिस करती है कि इस जंगल के अंदर डारा भी मौजूद है। उसकी तीमारदारी की जा रही है ताकि वो ठीक हो सके। इस जंगल की रानी क्वीन एथनी सीरी और डारा को बताती है कि अब तुम्हें इस जंगल का पानी पीना होगा, इससे तुम लोग सच बोलने लगोगे और अगर तुम्हारे अंदर इस जंगल को लेकर कोई बुरी भावना है तो वो सामने आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत होगी। धीरे धीरे इस पानी को पीते पीते तुम अपना पास्ट भूल जाओगे और बीता कोई दर्द तुम्हें याद नहीं रहेगा। ड्रायड्स के बारे में अब तक जितना मुझे पता चला है उसके मुताबिक ड्रायड सिर्फ औरतें होती हैं। अब सीरी को यहाँ रखने का मकसद तो समझ में आता है, मगर डारा यहाँ पर बतौर ड्रायड कैसे रहेगा आई डोंट नो। हो सकता है इनकी प्लानिंग हो कि डारा को रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए और फिर बाद में जंगल से बाहर भेज दिया जाए, पता नहीं। अब यह भी हो सकता है कि कन्वीनियंस के लिए शो मेकर्स ने कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी हो और डारा इस जंगल में रह पाए। वापस चलते हैं गेरल्ट के पास, जो कोने में खड़े होकर इस पार्टी को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर दो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। दोनों का ही कहना है कि उन्होंने मैंटिकोर नाम के एक मॉन्स्टर को मारा है। इन दोनों के मुताबिक सामने वाला झूठ बोल रहा है। क्वीन केलांथी गेरल्ट से पूछती है कि क्या वो ये बता सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या नहीं। गेरल्ट का कहना है कि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये मैंटिकोर मॉन्स्टर को जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं मैंटिकोर वैसा नहीं होता। ये दोनों गुस्से में पलटते हैं और गेरल्ट को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। गेरल्ट किसी तरह की बहस या लड़ाई नहीं चाहता, वो रिलैक्स करने के मूड में है। वो कहता है कि हो सकता है मैंटिकोर की कोई सब स्पीशीज हो जिसको इन्होंने मारा हो। वैसे मैंटिकोर दिखने में काफी खतरनाक लगता है। उसकी बॉडी एक शेर जैसी होती है, मगर उसके पास पंख भी होते हैं, वहीं एक बिच्छू जैसी पूंछ भी। क्वीन केलांथी अब गेरल्ट से एक और सवाल करती हैं। वो पूछती हैं कि क्या ये कहानी सच है, क्या तुमने वाकई एल्व्स का खात्मा किया था। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में गेरल्ट का एल्व्स से सामना हुआ था, मगर कहानी ये नहीं थी, उसने एल्व्स को मारा नहीं था। वो यहाँ पर यही कहता है कि ये कहानी झूठ है। जेस्कियर गेरल्ट को लेकर जो गाने लिख रहा है वो वाकई पॉपुलर हो रहे हैं। उसने गाना कुछ ऐसा ही बनाया था जैसे गेरल्ट ने एल्व्स को मार डाला हो। गेरल्ट क्वीन केलांथी को कहता है कि ये गाना सच्चा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि एल्व्स ने खुद उसे पकड़ लिया था, अपना बंदी बना लिया था। क्वीन केलांथी गेरल्ट की इस बात से काफी इंप्रेस हो जाती हैं। वो कहती हैं, इस पार्टी में हर कोई अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा है, मगर तुम इकलौते हो जो अपनी नाकामयाबी के बारे में बता रहे हो, तो तुमसे बात करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो गेरल्ट को अपनी साइड में बैठने के लिए कहती हैं। गेरल्ट इस बात से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो अकेले टाइम एंजॉय करना चाहता था। वहीं जंगल में डारा को पता चलता है कि जिस लड़की की उसने मदद की वो प्रिंसेस सिरेला है, यानी क्वीन केलांथी की नवासी। वो इस बात से अपसेट हो जाता है। वो बताता है कि तुम्हारी नानी ने मेरे पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। सीरी खुद एक बच्ची है, उसे क्या पता कि उसके घर वालों ने क्या क्या जुर्म किए हैं, मगर फिर भी उसे आम लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है। डारा इस जंगल का पानी पीकर सब कुछ भूल जाना चाहता है। वहीं सीरी को लगता है कि उसे अपनी डेस्टिनी ढूंढनी है। एपिसोड 1 में क्वीन केलांथी ने सीरी को कहा था, तुम्हें गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा, वो तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारी किस्मत है। वापस पहुंचते हैं प्रिंसेस पेवेटा के स्वयंवर में, जहां पर क्वीन केलांथी गेरल्ट को कह रही हैं कि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा करें। अगर ऐसा हुआ तो तुम उन्हें मार गिराना। वो कहती हैं कि मैं खुद ऐसा करने से नहीं हिचकती, मगर मुझे इंसाफ के साथ रहना होगा, मैं बायस्ड नहीं हो सकती। गेरल्ट ऐसा कुछ भी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। थोड़ी ही देर में हमें निल्फगार्ड के लॉर्ड पेरेग्रिन से मिलवाया जाता है। वो आगे बढ़कर प्रिंसेस पेवेटा का हाथ मांगते हैं। स्वयंवर में मौजूद बाकी रॉयल फैमिलीज उसका मजाक उड़ाती हैं। खुद क्वीन केलांथी भी लॉर्ड पेरेग्रिन की बेइज्जती करते हुए इस रिश्ते से इनकार कर देती हैं। ये काफी अजीब है। यहाँ मौजूद सारे लोग निल्फगार्ड की रियासत को कमजोर समझते हैं, मगर एपिसोड 1 में निल्फगार्ड ने सिंत्रा को तबाह कर दिया।
यानी आगे चलकर निल्फगार्ड एक खतरनाक रियासत बन जाएगी। अब चलते हैं येनिफर के पास, जिसकी जिंदगी के 30 साल बीत चुके हैं, मगर वो दिखने में अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। जिस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स में मेलिसेंड्रे हर किसी को हर वक्त जवान ही नजर आती है, येनिफर के साथ भी कुछ ऐसा ही जादू टोटका है। वो क्वीन कैलिस के साथ सफर कर रही है और सोच रही है कि उसकी जिंदगी कितनी अजीब है। उसने सोचा था कि किसी राजा को सर्व करके उसकी जादूगरनी बनकर वो अपने लिए नाम कमाएगी और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से बिताएगी, मगर पिछले 30 सालों से वो अलग अलग राजघरानों की पॉलिटिक्स को ही सुलझाने में लगी हुई है। जब उसने जादूगरनी बनने का रास्ता चुना था, तब उसे नहीं पता था कि वो सियासत के बीच ही उलझकर रह जाएगी। पता चलता है कि क्वीन कैलिस ने अब तक कोई बेटा पैदा नहीं किया है। वो बार बार बेटियों को जन्म दे रही हैं। वो येनिफर को कहती हैं कि तुम जैसी हो लोग तुम्हारी वैसे ही इज्जत करते हैं। वो इस बात से उदास दिख रही हैं कि लोग उनसे सिर्फ एक बेटे की उम्मीद रखते हैं, इसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। येनिफर इस क्वीन के साथ इसलिए ट्रैवल कर रही है ताकि इसे सेफली इसकी रियासत तक पहुंचा दे और फिर ये वापस एड्रिन चली जाएगी, जहां के राजा को येनिफर अभी भी सर्व कर रही है। तभी अचानक इनके काफिले पर अटैक हो जाता है। कोई है जो क्वीन कैलिस को मारना चाहता है। हमें बाहर एक जादूगर नजर आता है जिसके पास कॉचनी नाम का एक जीव है। इस जीव को जादू से ही बनाया जाता है, तो इतना तो क्लियर है कि ये जादूगर काफी पावरफुल है। वहीं येनिफर अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल बनाती है और क्वीन कैलिस और उसकी बेटी को लेकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये एक रेगिस्तान है। यहाँ येनिफर क्वीन कैलिस को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि राजा तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुमने अब तक एक बेटे को जन्म नहीं दिया। येनिफर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस बात का अंदाजा लगाया है। उसे पहले से नहीं पता था कि क्वीन कैलिस पर अटैक होने वाला है। ये जादूगर इनका पीछा करते करते खुद भी इस डेजर्ट में पहुंच जाता है। उसे भी पोर्टल बनाने आते हैं। येनिफर फौरन एक दूसरा पोर्टल बनाती है और क्वीन कैलिस और उनकी बेटी को लेकर फिर से टेलीपोर्ट करती है। इनके साथ साथ एक गार्ड ने भी ट्रैवल किया था, मगर इस बार वो मारा जाता है। येनिफर को पता चलता है कि इन्हें किसी चीज के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। वो क्वीन कैलिस के जेवर निकाल के फेंकने लगती है ताकि इन्हें फिर से पकड़ा ना जा सके। वो पूछती है कि क्या राजा ने तुम्हें किसी तरह का कोई तोहफा दिया था? हो सकता है उस गिफ्ट में ट्रैकर हो। वहीं वो जादूगर जो इनका पीछा कर रहा था फिर से इस जगह पर पहुंच गया है। येनिफर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। एक हाथ से वो इस मॉन्स्टर को रोकती है और दूसरे हाथ से फिर से पोर्टल बनाती है। क्वीन कैलिस अपनी बेटी के साथ टेलीपोर्ट करती हैं। क्वीन कैलिस एक एक करके अपना सामान फेंक रही है। वो मरना नहीं चाहती। वो येनिफर को गुस्से में उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम्हारी पावर्स किस काम की, जब तुम पहले से इस बात का पता लगा ही नहीं सकी कि मेरी जान को खतरा है। येनिफर उसे कुछ ऐसी नजरों से देखती है जैसे कह रही हो, एक तो मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही गालियां दे रही हो। वो फौरन एक नया पोर्टल बनाती है और क्वीन कैलिस को उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। कातिल यहाँ पर पहुंच चुका है। येनिफर अब क्वीन कैलिस को बचाने के लिए मौजूद नहीं है और क्वीन कैलिस अपनी बच्ची आगे रख देती है। कहती है इसे मार दो मगर मुझे बख्श दो। वो ये भी कहती है कि मैं बेटा पैदा करूंगी, बस इस बार मुझे छोड़ दो। ये कातिल जादूगर क्वीन कैलिस पर किसी तरह का रहम नहीं करता और उसे मार डालता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर बच्ची को मार पाता, येनिफर एक पोर्टल बनाकर वापस इस जगह पर आती है और इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करती है। यानी उसे सिर्फ क्वीन कैलिस पर गुस्सा आया था, वो इस बच्ची को निर्दोष मान रही है। मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम होती है क्योंकि ये जादूगर एक चाकू फेंकता है जो येनिफर के ऊपर से होते हुए सीधा इस बच्ची को जाकर लगता है। येनिफर ने टेलीपोर्ट तो कर लिया है, मगर ये बच्ची मर चुकी है। येनिफर जादू का इस्तेमाल करके इस बच्ची को जिंदा करने की कोशिश करती है, मगर कामयाबी हाथ नहीं लगती। येनिफर काफी इमोशनल नजर आती है। वो कहती है कि अच्छा ही हुआ तुम मर गई, इस बेकार सी दुनिया में पैदा होने का क्या फायदा। फिर वो उदास मन के साथ इस बच्ची को यहीं दफना देती है। वहीं गेरल की टाइमलाइन में क्वीन कलांथी उससे पूछ रही है कि दुनिया में इतने कम विचर ही क्यों बचे हैं। इस पर गेरल बताता है कि कैरामोरन के खत्म होने के बाद से विचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, बस उसके जैसे कुछ गिने चुने विचर ही बचे हैं। कैरामोरन वो जगह है जहां पर गेरल्ट को ट्रेन किया गया था। कई सालों पहले कुछ लोगों ने इस जगह पर अटैक कर दिया था, यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स को मार गिराया था। हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से इंसानों ने एल्व्स को मार दिया, उसी तरह से कैरामोरन पर भी अटैक किया गया। किसी इंसान को विचर बनाने का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है और कैरामोरन के खत्म होने के बाद ये नॉलेज भी खत्म हो गई है।
अब गेरल्ट क्वीन कलांथी से पूछता है कि आप एक रानी हैं, आप चाहें तो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ सकती हैं, मगर फिर भी आप जंग में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा क्यों? जवाब साफ है कि क्वीन कलांथी को यह सब करना पसंद है। वहीं सीरी को धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो अपनी नानी के बारे में जो कुछ सोचती थी वो गलत था। लोग उसकी नानी को एक खूंखार रानी समझते हैं, जो बात सही है। खैर, अब सामने आते हैं लॉर्ड अर्चियन ऑफ ऑर्लेनवॉल्ड। ये भी प्रिंसेस पवेटा का हाथ मांगते हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं। क्वीन कलांथी और प्रिंसेस पवेटा दोनों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। पता चलता है कि पवेटा डूनी को पहले से जानती है, बल्कि शायद इनका अफेयर है। ये शख्स जब अपना हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि इस पर भी किसी तरह का अभिशाप है। ये दिखने में इंसान जैसा नहीं लगता। क्वीन कलांथी गेरल्ट को कहती है कि इसे मार डालो। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस डिस्टर्बेंस की क्वीन कलांथी पहले बात कर रही थी वो यही है। शायद क्वीन कलांथी को पता था कि डूनी पवेटा का रिश्ता मांगने जरूर आएगा। गेरल्ट डूनी पर हाथ उठाने से इनकार कर देता है। वो कहता है डूनी कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अभिशापित इंसान है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में भी उसने स्ट्रिगा को नहीं मारा था, वो भी एक अभिशापित मॉन्स्टर थी। डूनी क्वीन कलांथी से डायरेक्टली बात करता है। वो कहता है पवेटा पर मेरा अधिकार है। लॉ ऑफ सरप्राइज के जरिए पवेटा मेरी है। लॉ ऑफ सरप्राइज क्या होता है बता रही हूँ, 2 मिनट। क्वीन कलांथी यहाँ मौजूद लोगों को आदेश देती है कि वो डूनी को मार डालें। यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। पवेटा चीखती है, उसके चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशंस बताते हैं कि वो डूनी को चाहती है। डूनी अकेले सोल्जर्स का मुकाबला करता है, मगर फिर गेरल्ट भी उसका साथ देने के लिए पहुंच जाता है। गेरल्ट वाकई ट्रू हीरो है। अब क्वीन कलांथी का कहना है कि डूनी और गेरल्ट दोनों को मार दिया जाए। यहाँ मौजूद बाकी लॉर्ड्स भी अटैक के लिए तैयार हैं, मगर ईस्ट सामने आता है। वो कहता है हमें लॉ ऑफ सरप्राइज की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपको मेरा भी मुकाबला करना होगा। इस फैंटेसी वर्ल्ड में लॉ ऑफ सरप्राइज को काफी वैल्यू दी जाती है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है तो वो बदले में लॉ ऑफ सरप्राइज क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जान बचाने वाले शख्स को इनाम में कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसके बारे में ना तो वो खुद जानता है, ना तो वो इंसान जानता है जिसकी जान बचाई गई। मतलब तोहफा देने वाले को भी नहीं पता कि तोहफा क्या है, और जिसे तोहफा मिलेगा वो भी नहीं जानता कि गिफ्ट में क्या है। ऐसे में ये गिफ्ट देने वाले के पास मौजूद ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, कोई जानवर भी और कोई बच्चा भी। हम जानते हैं ईस्ट के भतीजे का पवेटा से रिश्ता ऑलरेडी तय था। ये स्वयंवर सिर्फ एक दिखावा था, मगर जब ईस्ट को पता चला कि यहाँ पर लॉ ऑफ सरप्राइज इन्वॉल्व है तो वो इस वादे को, लॉ ऑफ सरप्राइज को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। वहीं डूनी बताता है कि उसे बचपन में श्राप दिया गया था, जिस वजह से उसका रूप बदल गया। आगे चलकर उसने क्वीन कलांथी के हस्बैंड किंग रॉवनर की जान बचाई और बदले में उसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था। तब क्वीन कलांथी के हस्बैंड को नहीं पता था कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। जब क्वीन कलांथी ने पवेटा को जन्म दिया तो पवेटा वो तोहफा बन गई जो डूनी को मिलना चाहिए। डूनी कहता है कि जब उसे पता चला कि लॉ ऑफ सरप्राइज के जरिए उसे एक बच्चा तोहफे में मिलने वाला है तो उसने उसकी चाहत छोड़ दी। मगर फ्यूचर में उसकी पवेटा से अपने आप मुलाकात हुई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो पवेटा से शादी करना चाहता है। माउसैक बीच में आता है और बोलता है कि हमें डेस्टिनी की बात माननी होगी। अगर हम लॉ ऑफ सरप्राइज को इज्जत नहीं देंगे, वादा नहीं निभाएंगे तो सिर्फ विनाश होगा। इस दुनिया में जादू मंत्र हैं, राक्षस हैं, तो यहाँ के वादे भी जादुई होते हैं। इन वादों को अगर तोड़ा जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। क्वीन कलांथी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। वो फिर से गेरल्ट की सलाह मांगती है। गेरल्ट कहता है मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता, मगर वादा वादा होता है। पवेटा डूनी के साथ है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं डूनी से शादी करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि क्वीन कलांथी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है। वो डूनी को अपने पास बुलाती है, मगर फिर एक खंजर निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। पवेटा जैसे ही ये होते हुए देखती है, बहुत जोर से चीखती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि यहाँ मौजूद सब कुछ हिल जाता है। यानी सीरी की चीख बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वहीं पवेटा और डूनी हवा में उड़ने लगते हैं। हर कोई हैरान है। ऐसा लगता है महल में भूचाल आ गया है। माउसैक और गेरल्ट अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए पवेटा के जादू को रोकने में कामयाब होते हैं। डूनी और पवेटा वापस जमीन पर आ जाते हैं। वहीं क्वीन कलांथी काफी हैरान लग रही है और अब उसके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशंस हैं।
वो अपनी बेटी से बात करती है, कहती है मुझे लगा था तुम्हारे अंदर जादू नहीं है, जिस तरह से मेरे अंदर नहीं है। हमें पता चलता है कि क्वीन कलांथी की नानी के पास भी जादुई ताकतें थीं। कलांथी को लगता था कि जिस तरह से उसे ये एबिलिटीज नहीं मिली, उसी तरह से शायद उसकी बेटी के पास भी जादुई ताकतें नहीं हैं। मगर जब पवेटा पर बुरा वक्त आया तो ये जादुई ताकतें भी सामने आ गईं। अल्टीमेटली कलांथी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। ये जिन जादुई ताकतों की बात कर रहे हैं वो एल्डर ब्लड से आता है। इस जादुई दुनिया की हिस्ट्री के हिसाब से एक जमाने में एक एल्फ और जादूगरनी को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उनकी जो संतानें थीं उनके अंदर मौजूद ब्लड को एल्डर ब्लड कहा जाता है। क्वीन कलांथी, पवेटा और सीरी उसी खानदान से बिलोंग करते हैं। तो पवेटा की तरह ही सीरी के पास भी स्पेशल एबिलिटीज हैं। अब ईस्ट भी सामने आता है। उसकी भतीजे की शादी अब पवेटा से नहीं होने वाली है तो वो क्वीन कलांथी को खुद ही प्रपोज कर देता है। क्वीन कलांथी हैरान नजर आ रही है मगर वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। डूनी और पवेटा की शादी हो जाती है और डूनी का चेहरा देखते ही देखते बदल जाता है। वो दोबारा से इंसान बन चुका है। पता चलता है कि क्योंकि इन लोगों ने लॉ ऑफ सरप्राइज को इज्जत देते हुए किस्मत के आगे सर झुका दिया, इसीलिए डूनी पर लगा अभिशाप भी खत्म हो गया। अब डूनी पलट कर गेरल्ट की तरफ देखता है, उसे कहता है तुमने मेरी जान बचाई, मेरा साथ दिया, तुम बदले में जो चाहे मांग सकते हो। गेरल्ट कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर डूनी इंसिस्ट करता है। हमें साफ नजर आता है कि गेरल्ट को बदले में कुछ नहीं चाहिए, मगर डूनी के बार बार इंसिस्ट करने पर वो तंग आकर कहता है ठीक है, जो लॉ ऑफ सरप्राइज तुमने मांगा था मुझे भी वही चाहिए। क्वीन कलांथी की आंखें इस बात पर फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है तुमने ये क्या किया, बदले में लॉ ऑफ सरप्राइज क्यों मांगा। गेरल्ट कहता है मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और ये भी कहता है कि मैं दोबारा कभी सिंत्रा वापस नहीं आने वाला। और तभी पवेटा वॉमिट करती है। पता चलता है कि पवेटा प्रेग्नेंट है, यानी अनजाने में डूनी ने गेरल्ट को अपना बच्चा तोहफे में दे दिया है। डूनी को नहीं पता था कि पवेटा प्रेग्नेंट है। गेरल्ट भी ये बात नहीं जानता था। इन दोनों को ही नहीं पता था कि तोहफे में गेरल्ट को क्या मिलने वाला है। तो इस फैंटेसी वर्ल्ड के मुताबिक सीरी पर गेरल्ट का अधिकार है। ये दोनों किस्मत के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए पहले एपिसोड में क्वीन कलांथी सीरी को कहती है तुम्हें गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा, वो तुम्हारी डेस्टिनी है। गेरल्ट यहाँ से जाने लगता है मगर माउसैक उससे बात करता है। वो चाहता है कि गेरल्ट सिंत्रा में ही रुक जाए। माउसैक खुद भी ईस्ट की तरह यहीं पर ठहरने वाला है। वो गेरल्ट को कहता है कि तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। पवेटा की बच्ची और तुम किस्मत के धागे से बंधे हुए हो और अगर हम किस्मत को नहीं अपनाएंगे तो हर किसी पर विनाश आएगा। मगर गेरल्ट इस बात को मानने से इनकार करता है और यहाँ से चला जाता है। वापस चलते हैं प्रेजेंट की टाइमलाइन में जहाँ पर सिंत्रा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि लॉ ऑफ सरप्राइज को इज्जत नहीं दी गई, इसीलिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि सीरी को गेरल्ट को ढूंढने के लिए भागना पड़ा। हम यहाँ पर फ्रिंजिला को भी देखते हैं जो निल्फगार्ड को सर्व कर रही है। यहाँ पर ब्लड मैजिक के जरिए ये सीरी की पोजीशन पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं माउसैक को भी पकड़ा जा चुका है। अब चलते हैं ब्रोकेलॉन के जंगल में जहाँ पर सीरी एक सपना देख रही है। उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दे रही है। पवेटा की ये चीख अभी हमने गेरल्ट की टाइमलाइन में देखी थी। उसे वो शख्स भी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। अल्टीमेटली जब उसकी आंख खुलती है तो डारा ऑलरेडी ब्रोकेलॉन का पानी पी चुका है। यही जादुई पानी जब सीरी खुद पीती है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद इस जंगल की रानी एथनी सीरी को बताती है कि तुम्हें शेनकायन ने बुलाया है। सीरी एथनी के पीछे पीछे जाती है जहां पर एक बहुत पुराना पेड़ होता है। सीरी को कहा जाता है कि वो इस पेड़ से निकल रहा पानी डायरेक्टली पिए। सीरी इस पानी को पीती है और उसे एक विजन आता है। शेनकायन जिसकी बात क्वीन एथनी कर रही थी वो यही पेड़ है। सीरी के विजन में दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है और इसके बीचों बीच एक पेड़ मौजूद है। शेनकायन नाम का ये पेड़ सीरी से पूछता है तुम कौन हो। तो इस दुनिया में जादूगर तो बहुत हैं मगर सीरी के पास जो ताकतें हैं वो स्पेशल हैं। वो एक खास तरह के खानदान का हिस्सा है। वो एक एल्फ और जादूगरनी के मेल की निशानी है। खैर ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और दिमाग में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। बाय।
एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।